सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम बाबा रामदेव से, आचार्य बालकृष्ण जी से व्यक्तिगत असहमति हो सकती है, लेकिन यदि लाखों लोगों को स्वास्थ्य मिलता है तो वो असहमति हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस काम में हम साथ हैं। ये काम यदि अच्छा हो रहा है तो हम इसका सहयोग करेंगे, होना ये चाहिए। विदेश से भी यदि कोई आरोप लगाता तो उसका भी उत्तर देना चाहिए था। हो क्या रहा है, देश के लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे, पूरा सोशल मीडिया ये भरा हुआ है कि बाबा रामदेव का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा रामदेव ने केवल 500 रुपए में इलाज दे दिया। और 500 रुपए भी जो खर्च नहीं कर सकता ना, हमारे झारखंड के, मध्य प्रदेश के कोई जंगल में रहने वाला वनवासी है, उसको गिलोय की बेल उठाकर बता दी कि ऐसे पत्तों वाली गिलोय ले लो, इतनी मोटी ले लो, 6 इंच लंबी ले लो, इसको पानी में उबाल लो, आधा रह जाए तो पी लो और पूरा परिवार पी लेगा तो इन्फेक्शन की सारी बीमारियों से बचेगा और इन्फेक्शन की बीमारियों से बचकर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तुलसी के बारे में बता दिया, अश्वगंधा के बारे में बता दिया। तो दिक्कत इस बात की है कि फार्मा कंपनियों ने जो सोचा था कि हमारी बैलेंस शीट बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है, जो केमिस्ट ने सोचा था, जो लॉबी ने सोचा था, जो मीडिया ने सोचा था कि हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, जो भ्रष्ट नेताओं ने सोचा था कि हमें इसका कमीशन मिलने वाला है, उन सबके सपने ध्वस्त हुए हैं। तो विरोध चंद वही लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई नुकसान हुआ है। आम आदमी विरोध नहीं कर रहा, आम आदमी तो काढ़ा पी रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो दवाई है, इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो भी फोन करके पूछ रहे हैं कि अच्छा दवाई की 2 पैकेट मिल जाएंगे क्या। अपने लिए दवाई रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्व करने के बाद विरोध करना है। विरोध क्यों करना है? क्योंकि विरोध ये बाबा रामदेव का नहीं हो रहा, ना आचार्य बालकृष्ण जी का हो रहा, ना पतंजलि का हो रहा। विरोध यह है कि यदि ये कोरोना की दवाई पतंजलि बना लेती है तो वो जो मिथक बनाए हुए थे ना कि भारत अनपढ़ों का देश रहा है, भारत जाहिलों का देश रहा है, भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान विज्ञान नहीं था तो मेडिकल साइंस तो हो ही नहीं सकता, और जब मेडिकल साइंस ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं था तो भारत को भारत अंग्रेजों ने बनाया था। भारत कभी देश नहीं रहा, भारत कभी अखंड भारत नहीं रहा, भारत में कभी ज्ञान विज्ञान नहीं रहा। अगर बाबा रामदेव को, पतंजलि को ये श्रेय देंगे, ये मान लेंगे, श्रेय तो नहीं लेने वाला कोई, अगर ये मान लिया तो ये मानना पड़ेगा कि भारत में 3000 साल पहले चिकित्सा विज्ञान रहा है। तो मानना पड़ेगा पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया की सबसे अधिक सभ्यता और संस्कृति यदि कोई महान रही है तो वो भारत की सभ्यता और संस्कृति महान रही है। तो ये एफआईआर दर्ज की जा रही है, मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, दर्ज की जा रही है एफआईआर। और एक मंत्री तो सरेआम कहते हैं कि मेरे राज्य में यदि कोई दवाई बेचता हुआ, दवाई लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये कहें, यदि आपके पास उससे कोई अच्छा उपचार है तो आपको जरूर कहना चाहिए, लेकिन यदि बाबा रामदेव अगर करोड़ों लोगों के घर में बैठकर कैसे वो कर सकते हैं उसके बारे में यदि बताया जा रहा है तो कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी, क्योंकि सरकार कौन सी है? वो सरकार है जिसने देश को 70 सालों तक गुलाम बना कर रखा। वो मानसिकता है जो नहीं चाहती कि भारत विश्व गुरु बने, भारत स्वावलंबी बने, भारत स्वस्थ बने, भारत के विकास में जो सबसे बड़े रोड़ा बने रहे ना, वो पार्टी के लोग अभी भी सोचते हैं कि चाहे पूरे देश के लोग कोरोना से मर जाएं, कोरोना से इकोनॉमी बैठ जाए, लेकिन हमें वो इलाज नहीं लेना जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। हमें तो विरोध करना है और केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है। हमें तो बाबा जी का विरोध करना है, पतंजलि का विरोध करना है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद की दवाई लेनी शुरू कर दी तो फार्मा कंपनियों का सारा तिलिस्म बैठ जाएगा। अब देखिए चीन के अंदर कोरोना फैला, आपको मैं ये न्यूज़पेपर दिखाता हूं, 11 अप्रैल की न्यूज है, और 11 अप्रैल तक चीन के अंदर नए केस आने बंद हो चुके थे। तो इसमें ये कहता 90% चाइनीज लोगों ने परंपरागत विधि से इलाज करवाया था। ये 90%, ये दैनिक भास्कर की 11 अप्रैल की रिपोर्ट है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। चाइना जब परंपरागत पद्धति से इलाज करवा रहा है, और चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर जो कोरोना फैला तो चाइना के अंदर ऐसे लोग नहीं मरे थे। उसने जब कहा कि हमारे यहां तो केवल 5000 लोग मरे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है, थोड़ी बहुत उलटफेर हो सकती है, लेकिन आज भी चाइना में चाइनीज ट्रेडिशनल
मेडिसिनल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चाइना के अंदर, चाइना में जो एमबीबीएस करवाते हैं ना, तो उसमें चाइनीज पद्धति को जरूर बताते हैं और जरूर पढ़ाते हैं। चाइना के अंदर ऐसा नहीं है भारत की तरह कि आयुर्वेद को निचली नजर से देखा जाए। वहां कोई एलोपैथी का भी चिकित्सक होगा तो उसको चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, दुनिया में कोरोना फैला, दुनिया के, अब ये कोरोना की लूट कैसे होती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल है। ये एक हॉस्पिटल का बिल है जो सोशल मीडिया से हमने लिया। उस सोशल मीडिया के बिल में हॉस्पिटल का बिल क्या कहता है कि कोरोना का वायरस का जो उपचार करवाया, उसमें जो 10-12 दिन उपचार हुआ, उस उपचार में उस व्यक्ति का जो बिल आया वो 15,33,000 रुपए का आया। और 15,33,000 रुपए में कमाल की बात क्या है, ये जो 15 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का बिल बनता है ना, तो इसमें 60-70 हजार, मतलब 60-70 हजार तो केवल पीपीई किट, जो वो पॉलीथीन सा पहनते हैं ना, इलाज कोरोना से जब हम एक दूसरे के इन्फेक्शन से बचने के लिए दस्ताने पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं, उसके 70 हजार रुपए के चार्ज कर रखे थे। देखिए, बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जो अपनी जान हथेली पर लेकर इस सेवा के काम में लगा हुआ है। उनका पूरा सम्मान करते हैं। कोरोना वॉरियर्स इस देश को, हमारे भारतवासियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी किस्से आए हैं जिसमें लैब के साथ मिली भगत करके फर्जी रिपोर्ट जारी कर दी कि लैब से मिली भगत करके नेगेटिव रिपोर्ट को पहले पॉजिटिव बना दिया गया। फिर लैब ने कहा कि आपको फलां हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में 10 लाख का बिल बना दिया गया। 10 लाख का बिल बनाने के बाद उसको 5 दिन 7 दिन ऐसे ही कुछ विटामिन सी खिला दिया, कुछ सलाइन लगा दी, कुछ ग्लूकोज चढ़ा दिया, और उसकी 5 दिन 7 दिन बाद 10-15 लाख रुपए का बिल बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट उसी लैब में फिर टेस्ट करवाई, और टेस्ट करवाकर यह कह दिया गया पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, आपका कोरोना हमने ठीक कर दिया। ठीक तो वो पहले से ही था। तो मानसिक शोषण कितना रहा होगा। वो जो व्यक्ति जिसको रिपोर्ट को उन्होंने पॉजिटिव किया, कोरोना दिखाया, उसके परिवार में जो लोग संपर्क में रहे होंगे, उनके अंदर कितना डिप्रेशन रहा होगा, कितनी मानसिक यंत्रणा सही होगी। तो एक बड़ी लैब जिसके ऊपर महाराष्ट्र में रोक लगाई गई, ऐसे कई केस आए जिसमें लैब और हॉस्पिटल वाले मिली भगत करके कोरोना के लिए लूट रहे थे। दिल्ली के अंदर तो ऐसी स्थिति हुई, मेरे एक जानकार ने यह बताया, जो खुद व्यापारी है, वो कहते हैं कि मेरे पास कैश 10 लाख रुपए मेरे थैले के अंदर था। मेरे घर में एक व्यक्ति को कोरोना के सिम्टम थे। मैं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो नंबर दिए गए थे उनके ऊपर तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए, 10 लाख रुपए मेरे बैग में है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति इलाज करवाने वाला नहीं है। और दूसरी बात पता की तो ये पता लगा कि जो अमीर व्यक्ति है ना, जो पैसा दे सकते हैं, उन्होंने एडवांस में जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर अपने बेड बुक करवा लिए। लेकिन इतना कितने लोग कर सकते हैं? 1% से भी कम। कुछ लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर इलाज करवा सकते हैं। बाकी लोगों को भय के अंदर मारा हुआ है। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी का गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो सुबह 5 बजे उठा देते हैं, और 5 बजे उठाने के बाद लोगों को ध्यान करवाते हैं। ध्यान करवाते हैं तो नेगेटिविटी चली जाती है, डर चला जाता है, डिप्रेशन चला जाता है। और ध्यान करवाने के बाद अगला काम क्या होता है? जब रोज फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और प्राणायाम करवाते करवाते बता देते हैं कि रसोई घर के अंदर दालचीनी है, रसोई घर के अंदर गिलोय है, तुलसी है, इसको उबालकर काढ़ा बना लो, सुबह शाम पूरा परिवार पियो, कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना तो देखो सबको नहीं होने वाला, और कोरोना जिनको हो भी गया उसमें 3 लोगों की 5 लोगों की 5% की मृत्यु होने वाली है। लेकिन जो 95% लोग भय में हैं, उस भय से निकालना ही बहुत बड़ी बात है। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर, अभी अमेरिका से खबरें क्या है कि डिप्रेशन की दवाइयां अमेरिका में 20% बढ़ गई हैं। डिप्रेशन की दवाओं का कंजप्शन, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग सुसाइड करने की सोच रहे हैं, लोगों के अंदर अवसाद आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है, इनसिक्योरिटी आ गई है। तो इस भावना से निकालने के लिए हार्वर्ड क्या कहता है? हार्वर्ड कहता है कि यदि इससे निकलना है तो योग करना पड़ेगा। और हमारे देश में ऐसे जाहिल लोग बैठे हुए हैं जो योग का विरोध करते हैं, आयुर्वेद का विरोध करते हैं। तो एक व्यक्ति, आप बताइए कितने भारत के अंदर लोग हैं जो 15 लाख रुपए देकर इलाज करवा सकते हैं? आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें एक बेटी साइकिल के ऊपर अपने बूढ़े बाप को लेकर 600 किलोमीटर जाती है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर ट्रेवल करते हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, जिनके पास अपना मकान नहीं है,
जो 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी के ऊपर मजदूरी करते हैं, क्या वो ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं? अभी जो दवाई लॉन्च हुई है, वो दवाई क्या लॉन्च हुई है? एक टेबलेट लॉन्च हुई है। वो टेबलेट कितने की? उस टेबलेट का एक पत्ता 3500 रुपए का है। मतलब एक व्यक्ति के इलाज में 3500 रुपए लेंगे। अब मैंने पूछा अपने एक डॉक्टर से कि 3500 रुपए लेंगे तो क्या उससे इलाज हो जाएगा? उसने कहा कि गारंटी कोई नहीं है। उसका क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, कितने पेशेंट को दी गई, कैसे वो खरी उतरी, उसको सरकार ने परमिशन दी तो क्या मामला था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन बाबा जी का गुनाह क्या है? क्योंकि उन्होंने घर बैठे दवाई बता दी, घर बैठे डिप्रेशन से निकाल दिया, लोगों के मन से बह निकाल दिया। तो बाबा जी के ऊपर तो आरोप लगाना था, आचार्य जी के ऊपर तो आरोप लगाना था। क्यों? क्योंकि आज ये कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कल को जब कोई चोट लगेगी तो बैंडेज का प्रयोग नहीं होगा, एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग नहीं होगा, तो घर के अंदर लोग हल्दी बांधेंगे, हरसिंगार के पत्ते खाएंगे, डायबिटीज को दूर करने के लिए लौकी करेला का जूस पिएंगे। तो ये सारा व्यापार धड़ाम से गिर जाएगा। और ये व्यापार कितना क्रूर है आप अंदाजा लगा लीजिए। डायबिटीज की रेंज फार्मा कंपनियां बैठकर तय करती हैं कि कितनी रेंज की डायबिटीज में व्यक्ति को डायबिटिक माना जाएगा, और ये रेंज अपने लाभ के लिए बदल देती हैं कि मान लीजिए भारत के अंदर डायबिटीज की रेंज 140 है, तो 140 से ऊपर जिनकी डायबिटीज आएगी, शुगर आएगी, वो डायबिटिक होंगे। अब वो उनको एक कलम चलानी है कि आज से ये रेंज हमने घटाकर 120 कर दी। अब जैसे ही 120 करेंगे तो 140 की रेंज में मान लीजिए भारत के अंदर 5 करोड़ लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं। अब डायबिटीज के बारे में एलोपैथी क्या कहता है? सुबह शाम दवाई खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहती है? सुबह शाम खानी पड़ेगी। थायराइड के बारे में क्या कहती है? सुबह शाम खानी पड़ेगी। जो थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, नर्वस सिस्टम की, माइग्रेन की जितनी दवाएं हैं, आर्थराइटिस की, उनसे कौन सा इलाज होता है मुझे आप बता दीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको भी बता दिया, याद करवा दिया कि ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट का काम करती हैं, सिर्फ बीमारी को बढ़ाने का काम करती हैं, बीमारी को कई गुना बढ़ाने का काम केवल ये करती हैं, ये कोई ट्रीटमेंट करने का काम नहीं करती। लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये लॉबी इतनी खतरनाक है, ये लॉबी तय करती है कि रेंज क्या होगी। ये लॉबी तय करती है कि 140 से 120 कर देंगे तो अभी 5 करोड़ लोग दवाइयां खा रहे हैं, हमें 10 करोड़ लोगों को दवाइयां खानी है तो हमारे टारगेट पूरे होंगे, तो हमारी कंपनी की टर्नओवर इतना बढ़ेगा, हमारे कंपनी की दवाइयों की सेल इतनी होगी, हमारी कंपनी की दवाइयों की सेल होने के साथ साथ मुनाफा इतना होगा। ये सारी फार्मा कंपनियां और हॉस्पिटल, आप मुझे बता दीजिए, क्या लोगों को ये बीमार होने की कामना करते हैं या ठीक होने की कामना करते हैं? इनके बोर्ड रूप में बैठकर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो केवल यही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस बार हमने डायबिटीज की 1000 करोड़ की दवाइयां बेची हैं तो अगले साल 1500 करोड़ की बेची ही है। इस साल हमें 100 करोड़ का मुनाफा हुआ तो अगले साल 1500 करोड़ का, 2000 करोड़, 200 करोड़ का मुनाफा करना है। ये स्ट्रेटेजी बनाती हैं। इनके मन में कहीं है ही नहीं कि हमें लोगों को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है। तो महात्मा गांधी की बात याद कर लीजिए, लोगों को खुद का डॉक्टर बनाना पड़ेगा। और खुद का डॉक्टर बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आयुर्वेद कर सकता है। और आयुर्वेद को ठीक रूप में यदि कोई पढ़ा सकता है, योग को बता सकता है, तो वो केवल 2 ही व्यक्ति हैं भारत के अंदर। एक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, दूसरा श्रद्धेय आचार्य जी। तो जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध का उत्तर देने का काम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी तक जितना किया है, जितना योग सिखाया है, जितने कैंप लगाए हैं, पतंजलि योग पीठ बना दिया, चिकित्सालय बना दिया, दवाइयां बना दी, लोगों को ठीक कर दिया, उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज मान लो आज से ही, मैं ये पतंजलि से ही कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए, करेंगे नहीं पूज्य स्वामी जी महाराज, लेकिन मान लीजिए कि आज ही वो कहते हैं कि मैं तो अब शिविर भी नहीं लगाऊंगा, योग भी नहीं करवाऊंगा, मैं कोई बयान भी नहीं दूंगा, मैं कुछ नया काम भी नहीं करूंगा, और मैं आज से अपनी साधना में बैठता हूं, हिमालय में जाता हूं, गंगोत्री में, वहां साधना करूंगा, और साल में एक दिन गुरु दक्षिणा वाले दिन या यहां पर पतंजलि में रहूंगा तो सुबह सुबह 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे मैं केवल 1 घंटा दर्शन दूंगा और दर्शन में कुछ बोलूंगा नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या दर्शन करने वालों की लाइन टूटेगी? क्या पूज्य स्वामी जी महाराज को आज ये कुछ करने की आवश्यकता है क्या? आप बताइए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने जो आज तक किया है, केवल उसके लिए उनका नाम महर्षि दयानंद के, स्वामी विवेकानंद के, महर्षि अरविंद के बाद लिखा जाना है। कुछ भी नहीं करे तो भी लिखा जाएगा, क्योंकि
पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की आज जो एज है उसमें हमारे कई महापुरुष तो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे, तो भी उनको हम याद करते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। अगर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी आज केवल अपने मोक्ष की साधना में लग जाएं, कुछ और ना करें, तो भी भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना है। और आपको मैं दूसरी बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है ना, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, अपनी इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं करता। और पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने तो कह दिया कि पतंजलि योगपीठ का एक एक जर्रा जर्रा, एक एक पत्ता पत्ता, एक एक पैसा, सारा प्रॉफिट केवल सेवा में लगने वाला है। ये किसी के व्यक्तिगत मालिकाना हक की कंपनी नहीं है, संस्था नहीं है। तो आप बताइए वो व्यक्ति कोई गलत काम क्यों करेंगे, उनका उद्देश्य क्या है? और दवाई ही बेचनी होती तो गिलोय का काढ़ा बताने की आवश्यकता नहीं थी, सुबह सुबह बैठकर ध्यान करवाने की आवश्यकता नहीं थी, योग करवाने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसके लिए भी हर शहर में सेंटर खोले जा सकते थे कि घर में बैठकर योग नहीं कर सकते, आपको तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आपको तो घर पर यहां पर आकर योग करना पड़ेगा। तो ये कर सकते थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य सेवा करना है और स्वस्थ बनाना है। पतंजलि के टारगेट ये तय नहीं किए जाते कि इतनी दवाइयां देनी है, टारगेट ये तय किए जाते हैं कि इतने लोगों को स्वस्थ बनाया जाता है। कौन सी फार्मा कंपनी है जो ये टारगेट तय करती हो कि मैं इस साल 100 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिला रही हूं, अगले साल मुझे 100 में से 80 करोड़ लोगों को डायबिटीज की दवाई खिलानी है, 20 करोड़ को ठीक करना है। ये सारा सिस्टम केवल लूट तंत्र है, केवल भय तंत्र है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दुनिया के अंदर दो लॉबी ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है। एक लॉबी है हथियारों की लॉबी, जो युद्ध करवाती है पूरी दुनिया में, और दूसरी लॉबी है फार्मा की लॉबी। और ये लॉबी कितनी अमीर है आप अंदाजा लगा लीजिए। एक कंपनी, फार्मा की एक कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आपने सुना होगा, उसका शुद्ध प्रॉफिट एक साल का 1 लाख करोड़ रुपए है। 1 लाख करोड़ रुपए, जिसमें पतंजलि जैसी 10 कंपनियां बन जाएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लॉबी कितनी खतरनाक है, ये लॉबी कितनी बड़ी है। आप ये चार्जेस देख सकते हैं, 55 हजार रुपए एक एक दिन के चार्जेस लिए जाते हैं कोरोना के इलाज के नाम पर। तो जिन हॉस्पिटल के बेड खाली हैं, जिन्होंने टारगेट तय किया था कि कोरोना के उपचार में हमें अपनी बैलेंस शीट को इतना बढ़ाना है, उनको तो दिक्कत होने ही वाली है। और ये लॉबी कितनी खतरनाक हो गई आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो एक बार मेरा हरियाणा में जाना हुआ, तो रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट था। तो 2 ऑटो वाले आपस में झगड़ रहे थे कि ये एक्सीडेंट जिसका हुआ है ना, इसको हॉस्पिटल मैं लेके जाऊंगा। दूसरा कह रहा था कि मैं लेके जाऊंगा। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि ये इतनी, देखिए अपना कितना अच्छा देश बन गया है कि लोग झगड़ते हैं कि सेवा का काम मैं करूंगा। तो उसने कहा कि ये झगड़ा इस बात का नहीं है कि सेवा करनी है, उनको ये चिंता नहीं है कि एक्सीडेंट वाला व्यक्ति मरेगा या बचेगा। उसने जो अगली बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि ये मेडिकल की लॉबी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि एक्सीडेंट के केस को जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में लेकर जाता है उसको कमीशन मिलता है। और ये झगड़ा सेवा का नहीं है, ये झगड़ा जान बचाने का नहीं है, ये झगड़ा कमीशन का है। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलता है, लैब वाले को कमीशन मिलता है, दवा बनाने वाली कंपनी, डॉक्टर से लेकर डॉक्टर के कंपाउंडर से लेकर सबको कमीशन देने का काम करती है। अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ हमसे जुड़े हुए अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी करनाल में हैं, बहुत सात्विक भाव से काम करते हैं, सुबह योग प्राणायाम करते हैं। कोई बच्चा भी आता है तो उसको अच्छी चीजें बताते हैं। अब उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने कहा कि जो कोरोना का काल चल रहा है ना, तो बच्चे बीमार नहीं हो रहे, तो वो बड़े खुश थे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज कम आने से खुश होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मरीज ज्यादा से ज्यादा आए, मरीज ज्यादा से ज्यादा बीमार हों। तो ये जो कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना के काल में क्या ऑब्जर्व किया गया कि लोग बीमार कब हो रहे हैं, खांसी जुकाम कम हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं। घरों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है ना, तो पुराने जमाने में हमें आश्चर्य होता था कि बिना सिजेरियन के डिलीवरी कैसे होती है, तो वो समय दोबारा आ गया। लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिजेरियन कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आधे सिजेरियन वो होते थे जिनकी आवश्यकता नहीं होती थी, जिनकी आवश्यकता जानबूझकर बनाई जाती थी। आधी बीमारियां वो होती थी जो केवल लैब के पर्चे पर जनरेट की जाती थी, जो वास्तव में बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किसी ने एमबीबीएस की है। अब मान लीजिए मैंने अपने छोटे भाई को, बेटे को एमबीबीएस करवाई, तो एमबीबीएस करवाते करवाते 50 लाख रुपए लग चुके हैं। फिर एमडी करवाई तो और 50 लाख रुपए लग गए। अब 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब वो करके आया, तो उसके बाद हॉस्पिटल खुलवाया, तो जमीन ली,
उसके लिए लोन लिया, हॉस्पिटल बनाया उसके लिए लोन लिया, तो हर महीने लोन की किस्त जानी है। तो टारगेट क्या होता है डॉक्टर बनकर जब डॉक्टर बैठता है, तो टारगेट यही होता है कि हर महीने 5 लाख रुपए की किस्त जानी है, तो सबसे पहले किस्त का खर्च पूरा करना है, फिर स्टाफ का खर्च पूरा करना है, फिर सफाई वाले का खर्च पूरा करना है। तो एक एक पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं देखा जाता, उसको एक तरीके से दुधारू गाय की तरह देखा जाता है कि इसको हम किस किस चीज के नाम पर लूट सकते हैं, किस किस चीज के नाम पर इसकी जेब से हम पैसा निकाल सकते हैं। सारे डॉक्टर अच्छे ऐसे नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर भी यदि ऐसे हों तो उनका एग्जाम्पल जो बुरे वालों का मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये ऐसी लॉबी है। दवाइयों की कीमत कितनी है मैं आपको दिखाऊंगा। ये लूट होती है 80-80 हजार रुपए में वेंटिलेटर एडवांस जमा करवाते हैं। हॉस्पिटल के जो नंबर दिए जाते हैं, सरकारी सिस्टम में बहुत मेहनत की हमारे डॉक्टर ने, स्टाफ नर्स ने, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। अपने यहां मेडिकल का, हेल्थ का सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हम सबको स्वास्थ्य दे सकें। देखिए स्वास्थ्य तो वहां भी नहीं मिल रहा। यूएसए के अंदर जो हेल्थ का बजट है ना, भारत के टोटल बजट से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर भी लोग स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। और जितना मॉडर्न सिस्टम हम कहते हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करते हैं, हमने माइक्रोस्कोप बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बना लिया, हमने सेल लाइन ट्रायल कर लिया, हम अब कोशिका को देख सकते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाती है, इसके लिए हमने नोबेल प्राइज दे दिया। अरे भाई ये देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं आया। स्वस्थ बने क्या? बीमारियां कम हुई क्या? हमसे अब से कम बीमारियां तो तब थी जब कोई हेल्थ सिस्टम नहीं होता था। मुझे ध्यान है हमारी दादी नानी, हमारे यहां जो हमारी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, उनको 80-80 साल हो जाते थे, वो इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, टच नहीं हुई उनके यहाँ सुई। इसका मतलब क्या है कि कभी उनका कोई ब्लड का टेस्ट नहीं हुआ, कभी उनका कभी HB लो नहीं हुआ, कभी उनको कभी विटामिन D की डेफिशिएंसी नहीं हुई, कभी उनको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी उन्होंने कोई गोली नहीं खाई। तो वो याद करके बताते थे कि भाई गोली तो मैंने एक उस समय खाई थी। हमारे यहाँ जो परंपरागत ज्ञान था, किसी को टाइफाइड हो गया तो परंपरागत हर गांव में टाइफाइड वाला एक व्यक्ति है जो टाइफाइड में भस्म बनाकर देने का काम करते थे। गांव गांव में वैद्य होते थे, जो वैद्य जड़ी बूटियों से उपचार करने का काम करते थे। उस वैद्य के, उस जड़ी बूटियों के उपचार के पूरे सिस्टम को सुनियोजित ढंग से किल किया गया। उसके बाद सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन सरकार कितना कंट्रोल कर पाती है आप सबको पता है। अब कोरोना जैसे ही आया, तो ये एक रिपोर्ट है एक जिले की, ये लखनऊ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, केमिस्ट और ड्रग फेडरेशन है उत्तर प्रदेश की, उसके महासचिव हैं सुरेश गुप्ता जी। वो ये कहते हैं कि केवल एक राज्य में एक महीने के अंदर अगर देखा जाए तो 451 करोड़ रुपए की एलोपैथी की दवाई बिकनी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 451 करोड़ रुपए की दवाई तो केवल कोरोना के नाम से, रूटीन की दवाइयां बिकनी कम बंद हो गई। यदि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोरोना जैसी बीमारी, जो महामारी है, जिसके सामने अमेरिका घुटनों के ऊपर है, अमेरिका के अंदर सड़क के ऊपर लोग गोली चला रहे हैं, उसका ये हाल हो सकता है, तो अगर ये आयुर्वेद अगर घर घर में पहुंच गया तो ये सारा सिस्टम जो कई लाख करोड़ रुपए हर साल का है, ये सारा सिस्टम बैठ जाएगा। फर्जी विज्ञापन चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। दवा कंपनियां लूट रही हैं, 10-10 गुना ज्यादा अपनी कीमत लेती हैं। रोज 1 लाख रुपए तक कोरोना के इलाज के लिए लेते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो सारी रिपोर्ट है ना, ये प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, मेरी घर की बनाई हुई कोई एक भी रिपोर्ट नहीं है। एक एक दवा एक व्यक्ति को कितने की मिलती है, दूसरे को कितने की मिलती है। एक पंजाब के सरदार जी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि एक दवा जो मरीज को 2500 रुपए की बेची जाती है, उस दवा की कीमत थोक में ली जाए तो 300 रुपए 400 रुपए है। इतनी लूट ये करते हैं। और जो 300-400 रुपए भी है ना, उसकी लागत यदि देखी जाए तो 3-4 रुपए बैठती है। पहले तो 1000 गुना ज्यादा कंपनी करती है, उसके बाद थोक का डिस्ट्रीब्यूटर करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करता है, उसके बाद फिर रिटेलर करता है। ये सारा कमीशन ऐसे बढ़ता है। हमें पतंजलि जैसी संस्था आयुर्वेद का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, इस सारे सिस्टम का इलाज करने की आवश्यकता है। 5 रुपए की दवा 106 रुपए की दवा बन जाती है जब हम रिटेल में खरीदते हैं। ये कोरोना की मैं खबरें आपको दिखा रही हैं, दवा कंपनियां लगी हुई हैं कि साठ गांठ करके कैसे हम मरीजों को लूट सकते हैं, झूठी रिपोर्ट दिखाकर। देखिए हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और एडमिट करवाने के बाद केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन C दी,
और इसका इलाज करने के बाद 2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। ये गुड़गांव की एक रिपोर्ट है सुशांत लोक की। सुशांत लोक के हमारे भाई नितिन यादव जी हैं, मई के महीने में उनके पड़ोस में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनको वहम हुआ और वहम होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो केवल पैरासीटामोल दी और विटामिन सी दिया और बिल 2.5 लाख रुपए का बना दिया गया। लेकिन आज आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल अभी भी चलता हुआ मिलेगा, इसके ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की होगी। ये दूसरी रिपोर्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे लूटते हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, ये न्यूज छपी है पूरी, आप पढ़ सकते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा होता है। हॉस्पिटल और लैब मिल जाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, कई लाख रुपए लूट लेते हैं और लूटने के बाद फिर उसको कहते हैं कि ठीक है देखो हमने आपको ठीक कर दिया। वो पहले से ही ठीक है, केवल भय। अब आप बताइए कि यदि पूज्य स्वामी जी महाराज कह दें कि अश्वगंधा से गिलोय से ठीक हो सकते हैं, मान लीजिए आप 90% ठीक होते हैं, 80 होते हैं, वेंटिलेटर वाले नहीं होते, जिनको कोई क्रोनिक डिजीज है वो नहीं होते, लेकिन अगर आधे से ज्यादा भी हो जाते हैं तो इस भय से लोग निकल जाएंगे, तो क्या वो इनके जाल में फंसेंगे? तो ये जो लॉबी है और इस लॉबी से जो पैसा खाने वाला मीडिया है, इस लॉबी से चलने वाली फार्मा लॉबी से चलने वाले जो नेता हैं, अभिनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो विरोध करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज कुछ भी कहेंगे तो विरोध करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज का विरोध कैसे होता है आप अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए पूज्य स्वामी जी महाराज भूखे कुछ बच्चों को भोजन करा रहे हैं तो उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय का दूध निकाल रहे हैं उस बात के ऊपर भी विरोध करेंगे। गाय को चारा खिला रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। उत्तराखंड के गांवों को रोजगार दे रहे हैं तो भी विरोध करेंगे। आचार्य कुलम खोलेंगे तो भी विरोध करेंगे। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे तो भी विरोध करेंगे। गरीब बच्चों का विवाह करवाएंगे तो भी विरोध करेंगे। जड़ी बूटी वितरण करेंगे तो भी विरोध करेंगे। योग सिखाएंगे तो भी विरोध करेंगे। आयुर्वेद का उपचार बताएंगे तो भी उसके अंदर कमी निकालेंगे। सामान बनाएंगे तो भी कमी निकालनी है। इंसान बनाएंगे अच्छे तो भी कमी निकालनी है। मतलब क्या है? मतलब कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसको केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है।